नमस्कार साथियों, आज मैं बात का चैप्टर है आपका 7, तीसरा वीडियो है। चैप्टर का नाम है ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। प्रश्न नंबर है आपका 392। प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। तो 392 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि प्रथम जो ट्रेड अधिनियम पारित हुआ था वह कब पारित हुआ था? तो वह पारित हुआ था आपका 1926 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। तो ट्रेड अधिनियम पारित होने से पहले जो मजदूर वर्ग था उससे फैक्ट्रियों में अधिकतर कार्य लिया जाता था और वो हड़ताल नहीं कर सकते थे और उनको वेतन भी पूर्ण रूप से नहीं मिलता था। तो जब ट्रेड अधिनियम पारित होने से मजदूर वर्ग के लिए कुछ क्या सहूलियत प्रदान हो गई। ठीक है, तो प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ था आपका? 1926 ईस्वी में। तो इसका 392 का ऑप्शन कौन सा ही होगा आपका? सी। अगला प्रश्न आपका 393। 1908 में बंबई में श्रमिक संघ द्वारा आयोजित हड़ताल का प्रमुख कारण क्या था? महात्मा गांधी की गिरफ्तारी, तिलक की गिरफ्तारी, सुभाष चंद्र का भारत से भाग जाना, उक्त में कोई नहीं। तो 1908 में जब बंबई में श्रमिक संघ द्वारा आयोजित हड़ताल का प्रमुख कारण था, वह कारण क्या था आपका? वह थी आपके तिलक की गिरफ्तारी। तो जब तिलक को 6 सालों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है तब क्या करते हैं? बंबई के श्रमिक संघ 6 दिनों के लिए हड़ताल करते हैं पूर्ण रूप से। तो 1908 में बंबई में श्रमिक संघ द्वारा आयोजित हड़ताल का प्रमुख कारण क्या था? आप समझ गए होंगे कि तिलक की गिरफ्तारी। अगला प्रश्न आपका 394। बंगाल जूट श्रमिक संघ द्वारा आयोजित पहली व्यापक हड़ताल कब हुई? 1922 में, 1931 में, 1919 में, 1911 में। यानी कि बंगाल में जूट श्रमिक संघ द्वारा आयोजित पहली जो व्यापक रूप से हड़ताल हुई थी वह कब हुई थी? तो वह हुई थी आपकी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जूट है आपका, इससे बोरे वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे कि आप शक्कर के बोरे आपने देखे होंगे तो वो जूट से ही बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की? शिंदे ने, एनएम लोखंडे ने, बीपी वाडिया या एनएम जोशी? तो ये बंबई में मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी आपके एनएम लोखंडे ने, ऑप्शन नंबर बी। तो 395 ऑप्शन आपका क्या सही होगा? बी, कि बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एनएम लोखंडे ने। अगला प्रश्न आपका 396। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? अहमदाबाद, दिल्ली और नासिक, बंबई, कलकत्ता और पूना, बनारस, पूना और नासिक, डी क्या है आपका? बनारस, आगरा और लखनऊ। तो 396 प्रश्न क्या है कि आपकी 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? यानी वे कौन से नगर थे जो तांबे और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? कब? 18वीं शताब्दी में। तो वह थे आपके ऑप्शन नंबर सी, बनारस, पूना और नासिक। यहाँ सबसे ज़्यादा किसके उद्योग थे? तांबे एवं पीतल के। तो 396 का ऑप्शन आपका कौन सही होगा? सी, कि 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे? हुए थे बनारस, पूना और नासिक। अगला प्रश्न आपका 397। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थीं? तांबा, इस्पात, नमक और कच्चा रेशम, बी कपास, चीनी, जूट, तांबा, सी घोड़े, नमक, चीनी, रेशम, डी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। यानी कि जो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं वह कौन कौन सी थीं? तो वह थी आपकी सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। तो ये सोरा थी, ये मुगलकालीन फसल थी। ठीक है, तो अंग्रेजों के समय भी इसका उत्पादन होता रहा। तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थीं? सोरा, कच्चा रेशम, चीनी तथा अफीम। तो 397 ऑप्शन कौन सही है आपका? डी। अगला प्रश्न आपका 398। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत, बिहार, गुजरात, असम। तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? वह था आपका बिहार, ऑप्शन नंबर सी।
तो ये बिहार में अफीम उगाते थे अंग्रेजी लोग और चीन में बेचते थे, यानी कि चीनी लोगों को ये बेचते थे क्या, अफीम। तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था, तो वह था आपका बिहार। अगला प्रश्न आपका 399, कौन सी वस्तु का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था, अफीम, चाय, कॉफी और सोरा। तो वह वस्तु कौन सी थी जिसका उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था, तो इसमें से अफीम का होता था, चाय का होता था, कॉफ़ी का ही होता था और सोरा का भी होता था। तो सोरा ये मुगल कालीन फसल थी और इसका उत्पादन ब्रिटिश काल के उपनिवेश के समय भी इसका होता रहा। तो चारों ही फसल सही है आपकी, इसमें ऑप्शन नंबर इसमें आपका होगा कोई भी सही नहीं है, यानी कि वह चारों ही वस्तुएं हैं जिसका उत्पादन अंग्रेजी काल में होता था। किस किस का, अफीम का, चाय का, कॉफ़ी का और सोडा का। तो 399 का इसका ऑप्शन लिख लेना ए, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न 400, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। नंबर ए, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही। बी, भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। सी, ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। डी, ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था। तो 400 प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन नहीं है। वह इसमें से आपको छानना है कि 4 कथनों में से एक कथन आपका सही नहीं है। तो पहला कथन क्या था, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन रही, सही बात है। सेकंड, भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, ये भी सही है आपका। सी, ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था। डी, ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था। तो सी डी में से आपको बताना इसमें कौन सा सही नहीं है। तो ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था, ये बात सही है। अंग्रेज लोग यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और उसका उत्पादन करके भारत में ही बेचते थे। तो विनिर्मित माल का पूर्ति करता था वो आपका गलत होगा, क्योंकि ये ब्रिटेन था ना कि भारत। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता नहीं था, कैसा था, कच्चे माल का पूर्ति करता था। तो 400 का ऑप्शन कौन सही होगा, सी। अगला प्रश्न आपका 401, परवर्ती 19वीं शताब्दी में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था। खनन उद्योग, जूट उद्योग, लोह एवं स्टील उद्योग, बस्तर उद्योग। तो ये परवर्ती 19वीं शताब्दी में जो प्रमुख उद्योग था जो भारतीयों के हाथों में था, तो वह कौन सा उद्योग था, वह था आपका वस्त्र उद्योग। ठीक है, जो पूर्ण रूप से भारतीयों के हाथ में था और इसका भारतीय ही निर्यात करते थे, किसका, वस्त्र उद्योगों का। तो जो परवर्ती 19वीं शताब्दी में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था, वह था आपका वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 402, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था। यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था, वह था आपका खनन, जूट, लोहा एवं इस्पात, सूती, वस्त्र उद्योग। तो वह कौन था आपका, सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर डी। तो 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथों में था, हुआ था सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका 403, 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे। कोयले का, इस्पात का, ऊनी वस्त्र का, कपास का। तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे। ये 4 वस्तुएं हैं, इनमें से कौन सी वस्तु थी जो क्या अंग्रेज क्या करते थे, भारत से इसका निर्यात करते थे। तो वह वस्तु थी आपकी कपास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटिश निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे, कपास का। तो कपास आपकी ऐसी होती है जिससे कि आपका कपड़ा वगैरह बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका 404, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था। अफीम राजस्व, आबकारी राजस्व, भू राजस्व, आयत शुल्क। तो 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था। तो वह प्रमुख साधन आपका क्या था, वह था आपका भू राजस्व, ऑप्शन नंबर सी। तो जमींदारों को जमीन दे दी जाती थी और उनसे भू राजस्व वसूल किया जाता था। ठीक है,
तो ये जमींदार वर्ग जो है वहाँ पे एक मजदूर वगैरह क्या कर रहे हैं, माल वगैरह जो खेतों से जो आई है, ठीक है, तो वो ब्रिटिश शासन को दे रहे हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा आय प्राप्त होती थी ब्रिटिश शासन को, और किससे होती थी, भू राजस्व से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 405। आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी, सिल्क में, मसालों में, नील में, अफीम में। तो आरंभ में जो यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे उन्होंने सबसे ज़्यादा रुचि किस में दिखाई थी, किस व्यापार में दिखाई थी, तो वह दिखाई थी आपकी मसालों में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों ने सबसे ज़्यादा रुचि किस में दिखाई थी, मसालों में। तो 405 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, बी। अगला प्रश्न आपका 406। निम्न में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था। सिंचाई के उन्नत साधनों को सुलभ कराने में उदासीन होना, भू अभिजात्य वर्ग का सृजन करना, सी कृषक वर्ग के लिए सस्ते बीज और उर्वरक का प्रबंध करने में असफल होना, डी ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। तो 406 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्न में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था। यानी कि जो उन्होंने वो नीतियाँ लगाई थी भारतीय लोगों पे, वो भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का सबसे प्रमुख कारण क्या था, कि सिंचाई के उन्नत साधनों को सुलभ कराने में उदासीन होना, इससे एक कारण रहा किसका, कृषक वर्ग की निर्धनता का। ऑप्शन नंबर बी भू अभिजात वर्ग का सृजन करना, सी कृषक वर्ग के लिए सस्ते बीज और उर्वरक का प्रबंध करने में असफल होना, या डी ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। तो 406 प्रश्न आपका इसमें ऑप्शन कौन सा ही होगा 406 का, वो होगा डी, कि जो ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाया था, किसने, ब्रिटिश लोगों ने। तो निम्न से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था, तो वह था आपका ऑप्शन नंबर डी, कि ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अगला प्रश्न आपका 407। ब्रिटिश राज में भारत में भयानक गरीबी का कारण निम्न में से क्या नहीं था। भारत में विदेशी पूंजी का लगना, कृषि उत्पाद और देसी उद्योगों का क्षरण, आधुनिक उद्योगों का अपर्याप्त विकास, ऊंची कर दरें। 407 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि ब्रिटिश राज्य में भारत में भयानक गरीबी का कारण निम्न में से क्या नहीं था। यानी कि जो 4 ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है कि भयानक गरीबी का जो कारण था भारत में, वह इनमें से कौन सा नहीं था। तो वह नहीं था आपका ऑप्शन नंबर ए, कि भारत में विदेशी पूंजी का लगना। इससे तो कोई संबंध नहीं है कि गरीबी का होना। कृषि उत्पादन और देसी उद्योगों का क्षरण, सही बात है, इनका दोनों का ह्रास हुआ इसलिए भारत में गरीबी आई। आधुनिक उद्योगों का अपर्याप्त विकास, सही है, भारत में इसका आधुनिक उद्योग नहीं लगाए गए बल्कि ब्रिटेन में ये लगे थे। ऊंची कर दरें थी, इसका तीनों के ही कारण था कि भयानक गरीबी का कारण था कहाँ, ब्रिटिश राज भारत में। तो ब्रिटिश राज्य में भारत में भयानक गरीबी का प्रमुख कारण क्या था, ये तीनों ही थी, है ना, कृषि उत्पादन और देसी उद्योगों का क्षरण, आधुनिक उद्योगों का अपर्याप्त विकास और ऊंची कर दरें। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही नहीं है, ए। अगला प्रश्न आपका 408। 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात व्यापारों में कौन सी वस्तु प्रमुख थी। अफीम, सूती वस्त्र, मसाले, चीनी। 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात व्यापार में कौन सी वस्तु प्रमुख थी, तो कौन सी थी आपकी, सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले जब शुरुआत में भारत में व्यापारी आए थे, कौन से, यूरोपीय व्यापारी, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा रुचि पहले किसमें दिखाई थी, मसालों में। बाद में फिर जब 17वीं शताब्दी आते आते फिर सबसे ज़्यादा व्यापार किसका होने लगता है, सूती वस्त्र का, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात व्यापार में किस वस्तु, कौन सी वस्तु प्रमुख थी आपकी, वह थी सूती वस्त्र। अगला प्रश्न आपका 409। बंगाल से अंग्रेज निर्यात करते थे नमक, चीनी, रेशम, ये सभी। तो बंगाल से अंग्रेज क्या निर्यात करते थे, वह निर्यात करते थे नमक भी करते थे, चीनी भी और रेशम भी, ऑप्शन नंबर डी। जैसे रेशम का एक कपड़ा है, तो बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा,
ठीक है। तो रेशम कपड़ा कैसा होता है, तो इस तरीके से दिखता है। तो बंगाल से अंग्रेजी निर्यात करते थे, क्या किस किस का करते थे, नमक का, चीनी का और रेशम का, यानी कि ये तीनों ही वस्तुओं का। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता की क्रमिक वृद्धि का कारण था भूमि ज्योति का विखंडन, कुटीर उद्योग का पतन, सिंचाई सुविधाओं के विकास का अभाव, नगदी फसलों का चलन। इनमें से कौन सही है, तो ये आपको बताना है। 2 4 सही है, 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, या चारों ही सही है। तो 410 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता की क्रमिक वृद्धि का कारण था, वह कौन सा कारण था, तो वह कारण थी आपके भूमि ज्योति का विखंडन, कुटीर उद्योगों का पतन, सिंचाई सुविधाओं के विकास का अभाव और नगदी फसलों का चलना। तो चारों ही कारण थे जो भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्रामीण ऋणग्रस्तता की क्रमिक वृद्धि का कारण, यानी कि ग्रामीणों में जो ऋणग्रस्तता वो बढ़ती गई, उसके क्या क्या कारण थे कि भूमि ज्योति का विखंडन, कुटीर उद्योगों का पतन, सिंचाई सुविधाओं के विकास का अभाव और नगदी फसलों का चलन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। अगला प्रश्न आपका 411, ब्रिटिश राज्यकाल में महाजनी वर्ग के विकास का क्या प्रमुख कारण था, लोगों का खर्चीला स्वभाव, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की बर्बादी, किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग, या कृषि के लिए पूंजी की आवश्यकता। तो 411 प्रश्न आपका कह रहा है कि ब्रिटिश राज्यकाल में महाजनी वर्ग के विकास का क्या प्रमुख कारण था, तो वह प्रमुख कारण था ऑप्शन नंबर सी, किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग। ठीक है। तो ब्रिटिश राज्यकाल में महाजनी वर्ग के विकास का क्या प्रमुख कारण था कि किसानों से अधिक भू राजस्व की मांग, यानी जो महाजनी वर्ग थे, यानी जिनको जमीन दे दी जाती थी, और ये जमीन क्या करते थे, पट्टे पे ग्रामीण लोगों को या कृषकों को दे देते थे जमीन, और उनसे काफ़ी मात्रा में कर वसूल करते थे, इसलिए उनका विकास ज़्यादा हुआ, किसका, महाजनी वर्ग का। तो 411 का ऑप्शन आपका कौन सही होगा, सी। अगला प्रश्न आपका 412, भारतवर्ष में आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है, नील, कॉफ़ी, जूट और चाय। तो भारतवर्ष में आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है, वह आता है आपका जूट उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। तो 412 का आपका ऑप्शन कौन सही होगा, सी। अगला प्रश्न, दस्तक शब्द से तात्पर्य है शुल्क मुक्त व्यापार, विद्रोह, बंदरगाह, बाजार। यानी कि जो दस्तक कर दिए राजा ने, तो शब्द से तात्पर्य क्या है, तो वह था आपका शुल्क मुक्त व्यापार। एक तरीका की वो था, कागज था। ठीक है। तो ये क्या करते थे, राजा नवाब लोग क्या करते थे, दस्तक दे देते थे, किसको, अंग्रेजों को, उससे वो क्या करते थे, शुल्क मुक्त व्यापार करते थे, यानी कि उनको शुल्क नहीं देनी पड़ती थी व्यापार पर। ठीक है। तो दस्तक शब्द से तात्पर्य क्या था, शुल्क मुक्त व्यापार। अगला प्रश्न आपका 414, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, ए, अबंधता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला, बी, ब्रिटिश की मौजूदगी से देसी पूंजीवादी में अवरोध आया, सी, पूर्वी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक सुदृढ़ बना रहा, डी, रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था। तो 414 प्रश्न आपका क्या है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है, इसमें आपको छानना है। पहला कथन क्या है, अबंधता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला, बी, ब्रिटिश की मौजूदगी से देसी पूंजीवादी में अवरोध आया, सी, पूर्वी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार व्हाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक सुदृढ़ बना रहा, डी, रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा आपका, ए, कि अबंधता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वह सही नहीं है, अबंधता से देसी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला।
अगला प्रश्न 415, डच व्यापारी निम्न में से क्या भारत से खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे? नील, अफीम, सॉल्ट पीटर या सूती वस्त्र। तो डच व्यापारी थे वो निम्न में से क्या भारत से खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे? तो कौन सी वस्तु थी? वह थी आपकी सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो भारत से सूती वस्त्र ले जाते थे कहाँ? ईस्ट इंडीज में, और वहाँ से मसाले लेते थे। वहाँ के मसाले काफ़ी प्रसिद्ध रहे ईस्ट इंडीज के, ठीक है। तो ईस्ट इंडीज में मसाले लेते थे और वहाँ कपड़ा देते थे। तो डच व्यापारी निम्न में से क्या भारत से खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे? वह बेचा करते थे सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला, डच व्यापारी निम्न में क्या भारत से खरीदकर मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे? नील, अफीम, साल्ट पीटर, सूती वस्त्र। तो भारत से क्या करते थे? सूती वस्त्र, और ईस्ट इंडीज में क्या वहाँ से क्या लेते थे? मसाले। तो भारत से ये सूती वस्त्र ले जाते थे और ईस्ट इंडीज में सूती वस्त्र के बदले मसाले लेते थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी। अगला प्रश्न 416, प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ था? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। तो प्रथम वाणिज्यिक बैंक वह थी आपकी कहाँ पे थी? कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर ए। तो इसे बंगाल ऑफ कलकत्ता बैंक भी कहा जाता था। तो प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहाँ खोला गया भारत में? ब्रिटिश उपनिवेश में वह खोला गया था कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 417, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ मद्रास, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे। तो भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? वह था बैंक ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी। तो 417 का ऑप्शन कौन सही होगा आपका? सी। तो सबसे पहले जो वाणिज्यिक बैंक था वो कौन सा था? बैंक ऑफ कलकत्ता। अगला 418, बंगाल में अकाल कारण क्या था? भूमि का क्षरण, पर्याप्त वर्षा का न होना, सरकार द्वारा वस्तुओं का न भेजना, उक्त में कोई नहीं। तो बंगाल में अकाल का जो कारण था वह क्या था? तो वह था आपका ऑप्शन नंबर सी, सरकार द्वारा वस्तुओं का न भेजना, ठीक है। तो बंगाल में अकाल का कारण क्या था? कि जो सरकार द्वारा वस्तुओं का न भेजना। अगला प्रश्न आपको 419, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है? ए, ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए। बी, भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। सी, ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए। डी, भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरहीज के लिए। तो 419 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था? तो किस अर्थ में किया जाता था? तो वह किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, ऑप्शन नंबर बी। तो 419 का क्या सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कि शब्द जो इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किसमें किया जाता था? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। तो 419 का आपका ऑप्शन कौन सही होगा? बी। अगला प्रश्न नंबर 420, निम्नलिखित में कौन से भारत में कंपनी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे? भू राजस्व, नमक और अफीम व्यापार का एकाधिकार, माल भाड़ा, रूपांतरण ऋण पत्र या शायर अर्थात सीमा शुल्क, पथकर, उत्पादन शुल्क इत्यादि। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2 एवं 5 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 1, 3, 5 सही है। तो 420% आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में कंपनी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे? तो प्रमुख स्रोत आपके कौन से थे? वह थे भू राजस्व, नमक और अफीम व्यापार का एकाधिकार, इससे सबसे ज़्यादा मिलता था राजस्व, और क्या था? शायर मतलब अर्थात सीमा शुल्क, पथकर, उत्पादन शुल्क इत्यादि। तो 1, 2, 5 से सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को।
तो निम्नलिखित में से कौन से भारत में कंपनी सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे? वो कौन कौन से? भू राजस्व, नमक और अफीम व्यापार का एकाधिकार और शायर यानी कि अर्थात सीमा शुल्क, पथकर, उत्पादन शुल्क इत्यादि। इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वो होगा ए, 1, 2 एवं 5। अगला प्रश्न आपका 421, अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय। 421 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी? तो किसने दी थी? वह दी थी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर ए। तो अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न आपका 422, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम रखिए जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। वे एक अभियंता भी थे। के.टी. शाह, B.K.R.B. राव, M. विश्वेश्वरैया, मेघनाथ शाह। तो 422 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखिए जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे और वे एक अभियंता भी थे। तो वह ये कौन है आपके? तो वह है आपके M. विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर सी। तो 422 का ऑप्शन आपका कौन सा ही होगा? सी। अगला प्रश्न आपका 423, 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, C.R. दास, मदन मोहन मालवीय। तो ये 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो वह कौन थे आपके? तो वह थे ऑप्शन नंबर बी, M.R. जयकर। ठीक है, तो 423 का ऑप्शन क्या सही होगा आपका? बी, M.R. जयकर। अगला प्रश्न आपका 424, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण में यूएसआर ने सहायता की। बी, सेकंड, बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण में अंग्रेजों ने सहायता की। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो प्रश्न आपका 424 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि जो कथन है आपको इसमें बताना कौन से आपके सही है। पहला, भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण में सोवियत संघ ने सहायता की। बी, बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण में अंग्रेजों ने सहायता की। तो इनमें से कौन सा आपका सही है? वह सही है केवल बी, यानी कि 1 सही है। यानी कि जो भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्माण में किसने सहायता की थी? सोवियत राज संघ ने, जो आज वर्तमान में रूस है, ने सहायता की थी। तो ये बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण में अंग्रेजों ने सहायता नहीं की, किसने की थी? जर्मनी ने। तो इसमें एक ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपका 425, पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार और उद्योग को प्रथमतः कैसे प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर ए, मालवा तट पर बंदरगाहों के बीच व्यापार तथा भारतीय तटों से फारसी तटों के बीच व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया था। बी, गुजरात और कालीकट को जहाज़ों के निर्माण या सशस्त्र नौकाओं के संचालन से रोककर। सी, उपर्युक्त बी एवं ए दोनों प्रकार से। डी, अरबों को निष्कासित कर भारत की स्थानीय शक्तियों को घोड़ों के निर्यात के दामों को निर्देशित कर। तो 425 प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न है? पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार और उद्योग को प्रथमतः कैसे प्रभावित किया? तो वह प्रभावित कैसे किया? तो वह किया था ऑप्शन नंबर डी, अरबों को निष्कासित कर भारत के स्थानीय शक्तियों को घोड़ों के निर्यात के दामों को निर्देशित कर। तो 425 का ऑप्शन कौन सही होगा आपका? डी, कि पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार और उद्योग को प्रथमतः कैसे प्रभावित किया? तो वह कैसे किया था कि अरबों को तो निष्कासित कर दिया था, कहाँ? भारत से, और भारत की स्थानीय शक्तियों को घोड़ों के निर्यात के दामों को निर्देशित कर। इसमें कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी।